अब इसे लोकसभा चुनाव परिणाम का असर कहें या 2027 के चुनाव की सजती हुई डगर, जो भी है, योगी सरकार ने पुरानी पेंशन को लेकर एक नया फैसला लिया है। और इस फैसले का फलसफा ये कि दूसरे राज्यों की तरह यूपी में भी पुरानी पेंशन लौटती दिखाई दे रही है। दरअसल वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के मुताबिक मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में वैसे तो सीधे तौर पर करीब 28 लाख कर्मचारियों से जुड़ा है पुरानी पेंशन का ये मुद्दा, लेकिन योगी सरकार के इस फैसले से सब नहीं तो फिलहाल कम से कम कार्मिक, शिक्षक, विद्युत विभाग सरीखे राज्य कर्मचारी इसका फायदा ले सकेंगे। वहीं पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ने वालों की माने तो उनकी ये पहली जीत है, क्योंकि कम से कम सरकार ने इस दिशा में कदम तो बढ़ाए। जो भी शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी का मामला काफ़ी वर्षों से लटका हुआ था, आज उसको कैबिनेट ने पास किया। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि एक निर्णय से हज़ारों घरों में उजाला आएगा। बुढ़ापे की जो लाठी की लड़ाई चल रही थी, उसमें एक रास्ता, एक अगला पड़ाव जीता गया और आगे भी बढ़ेगा। वैसे इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब चलिए, जब भी फैसला हुआ अच्छा हुआ। लेकिन इस फैसले के पीछे भी अटेवा का संघर्ष, वोट फॉर ओपीएस का अभियान, लोकसभा के चुनाव में जिस तरह का कर्मचारियों का एक अपने मुद्दे के प्रति लगाव रहा, उसका भी असर रहा। सियासी बिसात पर पुरानी पेंशन के मुद्दे पर खूब प्रयोग किए गए। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में सपा ने ओपीएस को एक बड़ा मुद्दा बनाया था। कांग्रेस समर्थित सहित कई राज्यों की सरकारें इसे लागू भी कर चुकी हैं। वहीं 2024 के चुनाव की बिसात पर भी विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। चुनाव में यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन 43 सीटें जीतने में कामयाब रहा, तो वहीं एनडीए को 36 सीट मिली थी। कहा जाता है कि इसमें बैलेट वाले वोट का बड़ा रोल रहा। बहरहाल योगी सरकार के ओपीएस वाले ऐलान ने कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। सवाल यही है कि इस ऐलान से किसे नफा किसे नुकसान होगा। सवाल ये भी है कि क्या 2024 के नतीजों की टेंशन में बीजेपी ने 2027 के लिए ओपीएस का दांव चला है। जी सर, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने एक डिबेट में बहुत पहले कहा था कि अगर सरकार एनपीएस ओपीएस का ऑप्शन दे दे और लोग चुन लें, तो उसमें क्लियर हो जाएगा कौन सा ओपीएस चाहिए, कौन एनपीएस चाहिए। और शायद एक छोटा सा टेस्ट है, और हमको लगता है कि यही टेस्ट आगे भी चलेगा। और आपने जैसा कहा कि क्या ये आगे दरवाजा खुलेगा, एनपीएस की जो दीवार थी उसमें सुराग हुआ है, अब ये दीवार आगे गिरेगी। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का, उत्तर प्रदेश सरकार का मैं बहुत शुक्रिया धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम उन्होंने इस दिशा में एक शुरुआत की। देरी सही, लेकिन एक अच्छा और सही फैसला है। और आने वाले टाइम में जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न होती जा रही है सर, बड़े बड़े अदब के साथ मैं कहना चाहता हूं सर, राजनीति में आज हमारे यहाँ, भारतीय राजनीति में ना कोई किसी का किसी चीज से लेना देना है। जब कुर्सी पे चीजें आती है तो सब अपने आप समझ में आने लगता है। और शायद अटेवा का जो वोट फॉर ओपीएस का अभियान लगातार चल रहा था, उसका भी कहीं न कहीं बहुत बड़ा असर दिखाई जी। पड़ा, और उसी का परिणाम है कि 2005 के पहले के लोगों को मिला है। लेकिन मैं इसी के साथ निवेदन भी करूंगा, 2005 के पहले और बाद क्या? अरे सर, ओपीएस कर्मचारी सभी हैं, शिक्षक सभी हैं। मैं तो इसका धन्यवाद देते हुए मैं निवेदन भी करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप पुरानी पेंशन सभी के लिए सौगात दीजिए। पूरा देश नजीर में पेश करिए, पूरे देश में उत्तर प्रदेश से खबर जाए कि उत्तर प्रदेश ने सबके लिए पुरानी पेंशन बहाल कर दिया। एक रास्ता के बजाय एक ऐतिहासिक निर्णय हो जाए तो और अच्छा रहेगा और बेहतर रहेगा, निश्चित रूप जी। से। और जिन घरों में ओपीएस गई है, काफी दिनों के संघर्ष के बाद खुशियां हैं, लोग मिठाइयां बांट रहे हैं, खा रहे हैं। और आने वाले समय में सबके लिए अटेवा का, क्योंकि जो निर्माण ही हुआ है सबके लिए हुआ है, और सबके आगे की लड़ाई को आगे बढ़ाया ठीक है जाएगा। विजय बंधु, अभी रुकना होगा। मैं हरकिशोर जी के पास चलूंगा, लेकिन मेरी समझ ये कहती है कि कोई भी भाजपा शासित राज्य अपने स्तर पर ओपीएस बहाली की घोषणा नहीं करेगा तब तक, जब तक कि केंद्र उस बाबत मन न बना ले। कांग्रेस ऐसा कर सकती है, टीएमसी कर सकती है। भाजपा शासित राज्य यानी लखनऊ में भी भाजपा का शासन, दिल्ली में भी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि लखनऊ में दूसरी लाइन और दिल्ली में दूसरी लाइन। हरकिशोर जी, अगर दरवाजा खुलेगा तो पहले दिल्ली में खुलेगा, उसके बाद फिर सारे राज्यों में, भाजपा शासित राज्यों में अपने आप खुल जाएगा। 1000 रुपए से ज्यादा किसी को पेंशन नहीं मिल रही है। आखिर ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है? दूसरी बात यह कि अगर जो जजेस थे उनको क्यों नहीं समझ में आया, जो इस देश को चलाते हैं, जो निर्णय करते हैं, उनको समझ में नहीं आया कि हम पुरानी पेंशन लेंगे कि नई पेंशन लेंगे। उनका नहीं तो हम तो पुरानी पेंशन लेंगे और सरकार ने उनको दे दिया। तो ये जब उनकी समझ में नहीं आ रहा है तो हमारी समझ में कैसे आ जाएगा?
हम लोग बराबर इसी बात को कह रहे थे, तमाम सारे सांसदों ने लिखा, योगी आदित्यनाथ जी का जो लेटर है वो हम ही लोगों ने लिखाया था, 2014 में आसपास लिखाया था सारे सांसदों से। तो जब तब से हम लोग लड़ रहे हैं कि भाई हमको नहीं चाहिए, हम लोगों ने देख लिया आंकड़ा, तो इनको उस पर काम करना चाहिए। और जितनी कमेटियों में हम लोगों ने बात की है वहां भी यही बात होती है। अभी उत्तर प्रदेश में भी हड़तालें हुई हम लोगों ने की, और उसके बाद भी तय हुआ कि नहीं साहब करेंगे। लेकिन जो आप बात कह रहे हो बात सही है कि जब तक जो कमेटी बनाई गई है दिल्ली में, वो उसी पे बनाई गई है कि भाई आप समीक्षा करिए क्या हो सकता है इसमें। उस कमेटियों में हालांकि हम लोग इसमें संतुष्ट नहीं है कि वो काफी देरी से चल रही हैं वो कमेटियां भी, उसमें मीटिंग होती है 3-3 महीने बाद मीटिंग होती है, जब हड़ताल की बात होती है तभी मीटिंग होती है। लेकिन अगर वहां रास्ता खुलेगा तभी देश में रास्ता। आपने देखा ये वाला जो हुआ आदेश, ये अभी उत्तर प्रदेश का नहीं आदेश है, ये आदेश केंद्र सरकार का आदेश है जो 1 साल पहले हुआ था। और जब केंद्र ने आदेश कर दिया उसके बाद जब हम संगठनों ने यहाँ झगड़ा किया, प्रमुख सचिवों की, चीफ सेक्रेटरी की बैठक हम लोगों ने हल्ला मचाया। अभी भी हम लोगों की बैठक थी 5 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी जी के यहाँ, तो हम लोगों ने कहा, तो निश्चित रूप से 2-3 मुद्दे भी हमारे थे वो इसमें निकले। तो ये जब तक केंद्र में खिड़की नहीं खुलेगी ठीक से, केंद्र में दबाव ठीक से नहीं बनेगा, तब तक भाजपा शासित प्रदेशों में ये संभव नहीं है कि वो अचानक अपने मन से कहीं पे भी भारतवर्ष में किसी स्टेट में कर दें। स्टेट वाले दूसरे सरकारें कर सकती हैं, जिनकी सरकारें हैं। हरकिशोर जी, मैं जोशी जी के पास जाऊं उससे पहले एक छोटा सा सवाल लूंगा, उसका छोटा सा उत्तर। जिन राज्यों ने इसको वो कर दिया है, ओपीएस को बहाल कर दिया, जैसे राजस्थान में गहलोत जी करके गए थे, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल करके गए थे, पंजाब में मान ने किया था, हिमाचल में सुक्खू ने किया था, क्या वहां पुरानी पेंशन मिलने की स्थिति आ गई, सब झंझट दूर हो गए, बाधाएं पार हो गई, या अभी वहां भी मामला कुछ अटका लटका भटका है? अभी लटका हुआ है वहां पे भी, वो पूर्णता लागू नहीं हो पाया। और मैं समझता हूँ कि जब तक सभी जगह लागू नहीं होगा तब तक बहुत हिम्मत में उनके किसी में बस में नहीं है कि सारा कुछ लागू, क्योंकि पैसा लेना है, सेंटर को पीएफआरडीए से पैसा निकालना है, वो देने को तैयार नहीं है। तो वो योजना ऐसी बनी नहीं सकती कि इसमें पीएफआरडीए इन्वॉल्व हो और वहां का पैसा न मिले और ये अपनी पूरी ताकत से अपने पैसे से कहीं इन्वॉल्व करके उसको पैसा दे दें। पेंशन देंगे, इसको कहा जा रहा है कि खिड़की खुली है, दरवाजा खुलना बाकी है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ इसका जो जनादेश है उसका कुछ असर है, या ये सामान्य घटना है, जैसा हरकिशोर जी कह रहे कि चूंकि केंद्र के स्तर पर ये हो गया था इसलिए राज्य ने इसको लागू किया है? जोशी जी। अमिताभ जी, 2005 से पहले इनके विज्ञापन आए थे, उनका जो ये योगी सरकार ने करा है, मुझे ऐसा लगता है ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की विजय के रूप में इसको देखते हैं, क्योंकि 2022 में हम लोग थे जो ओपीएस की मांग को लेकर जनता की अदालत में गए थे, और आप ये कह रहे हैं कि दरवाजा खुला है, खिड़की खुली है, दरवाजा खुलना बाकी है, लेकिन हम समाजवादी इसको ऊंट के मुंह में जीरा के रूप में देख पा रहे हैं। और एक पिक्चर आई थी, वो पिक्चर तो मैं नहीं देख पाया था, उसमें था प्यार का साइड इफेक्ट, शायद आपने भी नाम सुना होगा क्योंकि आप विचार क्रांति के व्यक्ति हैं। तो ऐसे कुछ राजनीतिक जीवन में हार के साइड इफेक्ट होते हैं, मैं इसको हार के साइड इफेक्ट के रूप में भी देख पा रहा हूँ। लेकिन निश्चित तौर पर हमें लगता है ये बड़ा मन करना चाहिए योगी जी को, और जो भी इसके एंटाइटल लोग हैं उसको खुले मन से ओपीएस को लागू करें, क्योंकि ये समाजवादियों की पुरानी मांग है। इस विषय पे हम लोग रहना चाहते हैं। सच्ची बात तो ये है जी, नौकरी के भय से कोई कुछ कहे ना कहे अलग बात, लेकिन सच्ची बात यह है केंद्र सरकार से लेके और राज्यों के कर्मचारी तक, अध्यापक तक, कोई ऐसा आदमी नहीं जो ये कहे कि नहीं हमें एनपीएस चाहिए। मैंने इस विषय पर इतना संवाद किया है देश भर में कि मैं बात गारंटी से कह सकता हूं, गुप्त रेफरेंडम करा लीजिए, गोपनीय, केंद्र से शुरू करिए और नगर पालिका में प्यून चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक से फार्म भरवा लीजिए, गुप्त, क्या जैसे वोट होता है गोपनीय। एक दिन में पता लग जाएगा कौन देश में कहां खड़ा। जो व्यवस्था कर्मचारी के लिए है और कर्मचारी को वो व्यवस्था रास नहीं आ रही, तो वो व्यवस्था क्यों है? ये अर्थशास्त्रियों के लिए तो पेंशन है नहीं, ना सेमिनार करने वालों के लिए है। जिसके लिए पेंशन है, केंद्र और राज्य के सब जोड़ दीजिए तो 20 लाख कर्मचारी है, उसको ये भा नहीं रही, और आप जो है मुंह जबड़ा खोल के जबरदस्ती दबाव ले लेते रहे, बोले वो कह रहे इस दवा से हमें नुकसान होता है, पी जाओ, चिंता न करो, क्या बोले मुंह खोलो पूरा। अब उसमें जोशी जी कह रहे हैं कि ये हार का साइड इफेक्ट है कि खिड़की तो खुली, अब वो कह रहे हैं कि ऐसे ही हार का साइड इफेक्ट आगे बढ़ेगा तो दरवाजा भी खुल जाएगा। अवनीश जी, ये रट्टा है तो ये जान लीजिए, मैं इस बहस में नहीं पड़ता कि इससे कितनी सीट हारे कितनी जीते, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक ये विषय है,
हर सरकारी कर्मचारी के परिवार में इससे बड़ा कोई विषय नहीं। अवनीश जी। अमिताभ जी, विषय जरूर है और मैं आपकी बात से सहमत हूं कि विषय जरूर है, लेकिन एनपीएस की जो उत्तर प्रदेश में स्थिति थी, उसके बाद अपना ओपीएस और एनपीएस की जो बहस चली, इस बहस में एक बात आप जरूर समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता कह रहे हैं, लेकिन जिस समय ये चीज लागू हुई उत्तर प्रदेश में, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार यहाँ हुआ करती थी। दूसरा ये विषय कि जिस समय जो एनपीएस की स्कीम है हमारी, एनपीएस की स्कीम का सही से इम्प्लीमेंटेशन उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। उसकी वजह से जो अभी कर्मचारी को दिख रहा है कि उसके खाते में पैसे नहीं है, सरकार को पैसे डालने थे, कर्मचारी को पैसे डालने थे, तत्कालीन सरकारों ने, समाजवादी पार्टी की सरकार हो चाहे बसपा की सरकार रही हो, जो उनका अंश था उसको उन्होंने उस खाते में नहीं डाला। जब उस खाते में नहीं डाला तो लोगों को ये दिख रहा है कि नहीं, ये स्कीम तो हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है। जब वो स्कीम फ्रूटफुल नहीं दिखती तो लोगों को जरूर ऐसा लगता है कि हाँ, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही। और जब लोकतंत्र में हम लोग जीते हैं, लोकतंत्र में है, जब कोई चीज गड़बड़ दिखती है तो उस पर चर्चा होती है, और चर्चा हो इसीलिए हम सब आपके साथ बैठ के बातचीत करते हैं। तो निश्चित तौर पर ये विषय सबके दिमाग में है। हर सरकारी कर्मचारी चाहता है कि उसका रिटायरमेंट के बाद भविष्य सुरक्षित हो जाए। एनपीएस की स्कीम में भी रिटायरमेंट के बाद भविष्य सुरक्षित करने जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही थी, जब ये लग रहा था कि सरकारें अपना दायित्व निभाएंगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है, सरकार ने अपना जब दायित्व निभाना शुरू किया तो उन खातों में, जो एनपीएस के खाते हैं कर्मचारियों के, उन खातों में पैसा दिखना प्रारंभ हुआ। और जब पैसा मार्केट में लगेगा तो निश्चित तौर पर उसके परिणाम दिखाई देने शुरू होंगे। अभी परिणाम दिखाई इसलिए नहीं दे रहे थे आपको कि वो जो पिछला बैकलॉग था 15 वर्षों का, 10-15 वर्षों का, उस बैकलॉग की वजह से कर्मचारियों में एकदम से अनरेस्ट सा आ गया कि अरे ये क्या हुआ, मेरे साथ तो धोखाधड़ी हुई। और धोखाधड़ी करने वाले लोग आज उस पैनल को लेके बैठ गए कि नहीं, ओपीएस, अरे स्कीम थी, स्कीम आई थी, स्कीम को आपने भी अंगीकृत किया था। ठीक, अवनीश जी अभी एक मिनट अवनीश भाई, एक मिनट रुकिए। मैं बड़ी सरल बात कहता हूं, कठिन बात नहीं, बिल्कुल सरल, जो सबकी समझ में आ जाए। ये स्कीम बड़ी अच्छी है एनपीएस, क्या ये मगज के लड्डू है? सुन लो, ठीक, तो जिनको पसंद है उनको खिलाओ, सबको जबरिया क्यों खिला रहे हो भाई? मैं कह रहा हूं जिन भी लोगों ने एनपीएस लागू की, मैं अटल जी तक कहां जाऊं, मुद्दत हो गई। आप मुलायम सिंह को पकड़ोगे या अटल जी को पकड़ लेंगे, फिर इसलिए उस चक्कर में मत पड़ो, सरकार किसकी थी। ठीक, अरे रुको भाई अवनीश बाबू, बात तो सुनो। मैं एक बुनियादी सवाल उठाता हूं, आज पहली बार नहीं, हमेशा उठाता हूं, आज फिर उठा रहा हूं। आप एनपीएस बहुत चतुर योजना है, बड़ा ब्रेन लगा है, बहुत जय जयकार हो जाएगा, वैकुंठ धरती पर आ जाएगा, स्वागत है। आप लाइए वैकुंठ धरती पर, एनपीएस से सोने की खदान पैदा करिए, सोने का हिमालय खड़ा करिए, स्वागत है। विजय बंधु को, हरकिशोर तिवारी को यह गारंटी दे दीजिए कि एनपीएस से हमको 200% आय होगी, लेकिन हम आपको आपकी सैलरी का 85% देंगे, ये दे दीजिए गारंटी। बाकी जो एक्स्ट्रा कमाएं आप, वो आप रखो, क्या सरकार रखे, और ज्यादा हो तो उससे सांसदों का भत्ते और बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं देश में। ये तो इतनी कह रहे कि 50% की गारंटी ले लो। और ये बात आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को नहीं समझा पाए अवनीश जी, जो दुनिया का फैसला करते हैं, उनसे ज्यादा दिमाग वित्त सचिव के पास तो नहीं है, ना कार्मिक सचिव के पास है। क्या सबके दिमाग का लेवल अपना अपना अलग अलग। अरे भाई सुन तो लो, अरे लेवल मतलब नहीं है, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सबका इजलास अदालत ही है ना मित्र। आप बाबू की बात कर रहे हो, उनको क्यों नहीं समझा दिया कि जज साहब ये एनपीएस बिल्कुल समझ लीजिए कि कौस्तुभ मणि है, क्या? उनको तो समझ नहीं आया, और सब सरकारों ने कहा कि ठीक है भाई, जजेस को पुराने में रखेंगे। मैं यही समझना था, आपके पास एनपीएस अलादीन का चिराग लग गया, सरकार उससे लाभ कमाए, ये लिख के सरकार दे दे कि अगर किसी स्थिति में एनपीएस डिप करता है तो सरकार भरपाई करेगी और कर्मचारी उससे प्रभावित नहीं होगा। इतनी सरल सी बात है अवनीश जी। नहीं, देखिए, कोई योजना शुरू की गई और योजना का इम्प्लीमेंटेशन अगर गलत हो गया तो निश्चित तौर पर इस योजना में खामियां ही खामियां आपको नजर आती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब ये इम्प्लीमेंट हुई और उसके बाद जब उसमें खामियां, इतनी सारी खामियां दिख गई, तो जब तक हम उसको बिल्कुल ठीक करके नहीं दिखा पाएंगे लोगों को, चाहे हमारे कर्मचारी भाई बंधु हो, चाहे वो कोई बंधु हो,
जब तक हम उसको ठीक करके नहीं दिखा पाएंगे तब तक वो ऐसे ही अनरेस्ट बना रहेगा। और मैं तो ये कहता हूं कि जैसे जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बन गई, उन्होंने कहा हमने ओपीएस लागू कर दिया। ओपीएस लागू करने के बाद उनकी स्थिति ये बन रही है, उनकी स्थिति ये बनती हुई नजर आ रही है कि वो वर्तमान का वेतनमान भी नहीं दे पा रहे हैं। 7th पे कमीशन देने के बाद हम आज उत्तर प्रदेश में 8वें पे कमीशन की बात कर रहे हैं कि हाँ आगे चल के 8वां पे कमीशन आएगा, और पश्चिम बंगाल में अभी 5th के पे कमीशन पे ही कर्मचारी काम कर रहा है। तो ऐसी बहुत सारे विषय हैं। मुझे लगता है आपका दर्द भी ठीक है, मेरा दर्द भी यही है कि हमारे विजय जी और सब लोग संतुष्ट रहें, सरकार की नीतियों से संतुष्ट रहें। हरिकिशोर जी को ऐसा लगना चाहिए कि सरकार उनके लिए काम कर रही है, और निश्चित तौर पर सरकार कर्मचारियों के भले के लिए काम करती है। ऐसी कोई सरकार नहीं होती जो चाहे कि हमारे अपने लोग उनका भला ना हो पाए। हम लोग भी इन्हीं के साथ हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो योजना एक बनी थी, पूरी चर्चा करने के बाद योजना बनी थी, सभी प्रदेशों ने इस योजना को अंगीकृत किया था, और उत्तर प्रदेश को नहीं करना था तो मुलायम सिंह जी की सरकार थी उस समय, नहीं करते, जैसे पश्चिम बंगाल ने अभी तक नहीं किया है। तो और जब किया ही था तो उस योजना को पूरी तरह से अपने यहाँ लागू करते। योजना को आधा अधूरा लागू करने के बाद आपको लगा कि यार अवनीश जी रुकिए, उपयोग कर लें। मैं अब विजय बंधु के पास आऊं उससे पहले एक बात कहूंगा। मैं ऐसे तर्कों से बड़ा खिन्न हो जाता हूं। 2 दशक हो गए अभी तक योजना गोदी में ही है, बोले इसका क्रियान्वयन ठीक कर रहे हैं। गजब बात करते हो यार, ऐसे मिस्त्री को तो निकाल ही देना चाहिए जो 3 दिन से फ्यूज ठीक कर रहा, फ्यूज ही नहीं जोड़ पा रहा, कर अब इसमें तार गलत लग गया। क्या बात है? 20 साल हो गए, वाजपेयी के समय में लागू हुई थी, स्वीकृत हुई थी योजना, आज तक नहीं, उसकी व्यवस्था नहीं बन पाई। ये तर्क दिया जा रहा है कि इसमें कुछ लोचा है, वो लोचा ठीक कर रहे हैं। भाई साहब, लोचे वाली चीज क्यों? दूसरी बात मैं कहता हूं, हम विश्व की 5वीं आर्थिक शक्ति हो गए। अवनीश जी कहेंगे भैया 5वीं नहीं, बहुत जल्दी तीसरी होने वाली है, मेरी शुभकामनाएं। क्या इनके मुंह में घी शक्कर? तीसरी हो जाओ, मैं तो कहता पहली हो जाओ। जब हम भारत विश्व की किसी अर्थव्यवस्था में नहीं थे, हमारी गिनती किसी अर्थव्यवस्था में नहीं थी, व्यवस्था ही नहीं थी, तो अर्थव्यवस्था कहां से सुधरे? और हमारा पेट भरने के लिए अमेरिका से लाल गेहूं आता था अवनीश पटेल, तब भारत अपने कर्मचारी को पेंशन देता था। अब हम तीसरी अर्थव्यवस्था हो गए, कोई कह रहा पहली हो गए, कोई कह रहा ऐसा हो गया वैसा हो गया, तब हम कह रहे हमारे पास पैसे नहीं, कहां से देंगे तुमको? ये तर्क ठीक नहीं। सांसदों को दे रहे हैं कि नहीं, विधायकों को दे रहे हैं कि नहीं? जो एक बार एमएलए हो गया, एमएलसी हो गया, सांसद हो गया, अभी चुनाव होके चुके हैं, जो भूतपूर्व हो गए, वो भी मलाई खाएंगे कि नहीं खाएंगे? हैं? वो भी कुल्फी फालूदा खा रहे हैं ना, उनकी सेहत पे तो ठंडे गरम का फर्क नहीं। मैंने एक बार कहा था कि इतनी अच्छी योजना से आप हरिकिशोर तिवारी और विजय बंधु को क्यों आच्छादित कर रहे हो? इतनी प्यारी योजना अगर आप लाए हो एनपीएस, तो सबसे पहला हक तो हमारे माननीयों का है। एमएलए एमपी को आपने क्यों वंचित कर दिया सुखद स्वर्णिम योजना से? सबसे पहले उनको दो, जरा देख के देखो, फिर जो दमचौरा होगा वो हम बता देंगे क्या हो रहा है। किसी पार्टी का हो, कोशिश करके देख लो, हाय हाय हो जाएगी। कर्मचारी पर अंकुश है आपका, इसलिए ना उसको कोई भी गोली खिला देंगे क्या? बोले सास ने कहा बहू को हरीरा खिलाओ। अरे बहू हरीरा खा के मर जाएगी तो क्यों खिलाना चाहते हो? सास खा ले, सास को बेहतर लग रहा है हरीरा, खुद खाए, स्वास्थ्य लाभ करे। कर विजय बंधु जी, बीजेपी कह रही है कि उसका क्रियान्वयन में कुछ समस्याएं हैं, एक बार अच्छे से क्रियान्वयन हो जाएगा तो फिर मामला ठीक हो जाएगा। जी जी, और मैं सर कह रहा हूं, अभी हमारे माननीय एमएलसी साहब ने कहा है बात को कि क्रियान्वयन 20 साल से जो योजना को हम जमीन पर उतार नहीं पाए, तो हम उसमें क्या दे पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। उन्होंने अपने से अपनी सरकार की खामियों को बता दिया। और अभी ये लेटेस्ट खबर है, ये लिखा है पेंशन भुगतान के लिए भेजे 21 करोड़ रुपए कहां गए किसी को पता नहीं। ये अभी 15 दिन पहले की खबर है, इसी सरकार की खबर है। एनपीएस का 21 करोड़ रुपए कानपुर का कहां चला गया किसी को पता नहीं। ये खामियां कब तक पूरी करेंगे? 20 साल हो गए, 20 साल कम नहीं होते हैं, और आप 7 साल यहां हो गए, 10 साल वहां हो गए, अभी तक खामियां आप निकाल रहे हैं। और रही बात कि इनकी सरकार थी, उनकी सरकार थी, मैं कहता हूं आपको जनता ने मौका दिया है। जो कमियां उनकी सरकार ने किया, ये आपने किया, आप दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है, दोनों स्वीकार कर लें। पूरा देश का कर्मचारी आपके लिए माला लेके खड़ा रहेगा, आपका धन्यवाद करेगा। और रही बात, अभी आपने एक बात और कहा कि ये बहुत अच्छी है,
तो सर आपने उत्तर दे दिया, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जिन राज्यों में पेंशन नहीं लागू की पुरानी, तो क्या उनका बजट घाटे से बढ़ के फायदे में आ गया है क्या? हम इसी उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या घाटे से बजट उभरा? एनपीएस दे रहे हैं तो इसका मतलब उभरना चाहिए, तो क्या उभरा क्या उसने? ये बिल्कुल अतार्किक बातें हैं। मैं एक ही निवेदन करता हूं कि पुरानी पेंशन से सरकार का भी फायदा है। कारण मैं बता दूं, बहुत क्लियर मैं बता दूं, 10% सरकारी कर्मचारी का पैसा, 14% सरकार का पैसा, ये कंपनियां ले जा रही हैं। 24% पैसा उत्तर प्रदेश के अंदर 15 लाख एनपीएस के लोग हैं। अगर एवरेज में 10,000 एक का मान लेते हैं, किसी का 3,000 करता है, किसी का 4,000, किसी का 6,000, किसी का 10, एवरेज में मान लेते, एक एवरेज में 10,000 अगर मान लेते हैं, 15 लाख गुणे 10,000 पर मंथ, 12 से उसको मल्टीप्लाई करें, इतना बड़ा पैसा कंपनियों क्यों दे रहे हैं? हम तो कहते हैं सरकार जीपीएफ हमारा ले, 10% ले, 12% ले, 15 करवाना हम कटवा देंगे। जीपीएफ सरकार के खाते में रहता है। 14% पैसा आप जो इधर उधर भाग रहे हैं, कंपनियों को दे रहे हैं, उसको आपके पास अर्थशास्त्री बड़े बड़े हैं, तमाम बड़े बड़े वित्त के विशेषज्ञ हैं, उसी 14% को आप लगा दिए उसमें एनपीएस, क्योंकि बजाय ओपीएस मिल जाएगी। हम भी संतुष्ट होंगे, सरकार भी मालामाल होगी। हम तो कह रहे ओपीएस राष्ट्र हित में है, ओपीएस देश हित में है, कर्मचारी हित की बात नहीं कर रहे हैं। और दूसरा एक सवाल जरूर करूंगा मैं, इस देश का अर्धसैनिक बल पुरानी पेंशन से वंचित है। देश का माननीय एसी में बैठ करके 4-4 पेंशन लेता है और 0 टेम्परेचर पर वो देश की आन बान शान के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान करता है, वो पेंशन से वंचित हो, ये कहीं से राष्ट्रवाद नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल अनैतिक है। ठीक है विजय जी, रुकना होगा, विजय जी रुकना होगा। मैं तिवारी जी के पास चलूं। तिवारी जी, भाजपा अभी तो उत्तर वही दे रही है जो पूर्व में देती रही कि योजना अच्छी है, थोड़े इसके पुर्जे ढिल गए हैं, उनको हम कस रहे हैं पेच पाना और प्लास से। हालांकि मैंने दिए भी, मैं जानता हूं अपने तजुर्बे से कि कोई भी योजना कभी भी खत्म हो सकती है अचानक से। राजनीति में सबसे जरूरी सरकार है, कोई योजना नहीं। योजनाएं आती हैं और जाती हैं। इस मेरी बात से अवनीश पटेल भी सहमत होंगे। कोई योजना इतनी बड़ी नहीं, एक जनादेश यानी कितनी योजनाओं को धो देता है, फिर दूसरा आ जाए तो पता लगा कि सभी अनुलोम विलोम कर गई योजनाएं, बोले नई योजना डालेंगे अब नहीं। तब अर्थशास्त्रियों की बात कौन सुनता है? छत्तीसगढ़ में धान की खरीद पर चुनाव आके टिका पिछला, तो भूपेश बघेल ने कहते 2,600 रुपया कुंटल लेंगे, जीत गए। फिर भाजपा ने इस बार कह दिया हम 3,300 लेंगे। तब अर्थशास्त्रियों से पूछा था कि 3,300 रुपया में कुंटल में धान खरीद के कहां ले जाएंगे धान? तिवारी सरकार का विषय हो सकता है, लेकिन ये विषय हमारे व्यवस्था का भी है। हम लोगों को भी, आप देखिए लखनऊ में बड़े बड़े कार्यालय मिले हुए हैं, मान्यता प्राप्त है, हम लोग तमाम सारे संगठन बनाए जाते हैं और चीफ सेक्रेटरी स्तर पे बैठ के हर 3 महीने में होती है। हम लोग जब बराबर कह रहे हैं हमारे विषय को हमसे समझना चाहिए, लेकिन वो नहीं समझ के आईएएस अपने कमरे में बैठ के उसको बना रहे हैं। जैसे किसान आंदोलन में हुआ कि वो चिल्लाते रहे, उसके बाद में उनकी बात मानी तो कब मानी इन्होंने? भाई जिसका विषय है उससे तो पूछ लीजिए। और चीफ सेक्रेटरी ने बराबर कहा हमसे कि भाई हम नुकसान नहीं होने देंगे। हम भी ये कह रहे हैं, हम इस बात का भी एक दावा कर रहे हैं जो आपके चैनलों में बहुत सारे लोग बैठ के बात करते हैं कि साहब सरकार बैठ जाएगी, उसके ऊपर बोझ बन जाएंगे। हम इस बात का दावा कर रहे हैं कि जो मेरा पैसा कट रहा है हम उसी पैसे से ले लेंगे, जो पैसा बचेगा उसके बाद भी वो सरकार को दे देंगे। लेकिन आईएल एंड एफएस ऐसी कंपनियों में इन्होंने जो पैसा लगाया, हमारा इसका रिजल्ट हमें दिखाई पड़े, जो 12 बार डिफॉल्टर हुई, एलआईसी ने उसी को पैसा लगाते चले गए। तो ये जो बंदरबाट वहां के बैठ के लोग कर रहे हैं, जो लोग इसको प्लानिंग कर रहे हैं, उसको हम लोग तो नहीं देख सकते। नुकसान तो हमारा हो रहा है उसमें। अभी बिजली विभाग में उत्तर प्रदेश में हुआ घपला, और वो जीपीएफ का और उनका जितना पैसा था, ईपीएफ का पैसा था, वो सारा का सारा बंदरबाट हो गया, ऐसी जगह लगा दिया गया जहां से कोई मतलब ही नहीं था। तो ये जब होगा नुकसान तो वो हमारे खाते में जाएगा, किसी दूसरे खाते में नहीं जाएगा। जो वहां प्रबंधन कर रहा है उसके खाते में नहीं जाएगा, नुकसान हमें झेलना पड़ेगा। तो न तो कहीं दिक्कत आ सकती है, हमारे साथ जो बैठ के बात होती है उसमें यही तय होता है कि भाई जब सरकार पे बोझ नहीं है तो क्यों नहीं देते। लेकिन ये हरदंता की बात कहेंगे हम, कहीं ना कहीं हरदंता हो रही है। इसी पे धीमे धीमे मुझे लगता है कि इनके पास ये बात पहुंच रही है और ये इसको निश्चित रूप से ठीक करेंगे। जैसा आपने बताया कि खिड़की खुली है, भले 1 साल पहले खुली, केंद्र सरकार ने मन बनाया कहीं ना कहीं, तभी वो खिड़की 1 साल पहले खोली गई है। तो आगे उस पर मंथन चल रहा है और आगे भी हम बिल्कुल आसान्वित हैं। निश्चित रूप से ये खुलेगी और मैं जोशी जी के पास चलूं, वोट बैंक का भी हिस्सा है। आपने देखा पिछली बार तिवारी जी, अभी रुकना होगा। मैं जोशी जी के पास चलूं तो उससे पहले एक बात कहूं। हमने देखा कि जब 3 कृषि कानून आए तो अवनीश भाई को भी याद है कि सारे लोगों से कहा गया भाई इस कृषि कानून के अच्छे पहलू बताओ, तो लड़ गए सब, बोले इससे बेहतर कुछ नहीं। मैं उसकी मेरिट भी डिमेरिट पे नहीं जा रहा, मैं लोकतंत्र की तासीर को व्याख्यायित करने की कोशिश कर रहा हूं। जिस क्षण ये लगा कि ना गुरु गले में बोझ हो गया, 30
30 सेकंड में प्रधानमंत्री जी को इतना ही तो बोलने में 30 ही सेकंड लगे कि हम इन तीनों कानूनों को वापस लेते हैं। 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता क्या? 3 साल से तर्क दे रहे थे सब लोग क्या कि यही हम ही अस्तो, हम ही अस्तो, हम ही अस्तो, कि अगर कहीं धरती पर कश्मीर स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है, हम ही अस्तो, हम ही अस्तो। क्या वो सब बोले ना ना बिल्कुल बेकार कानून है, हटा दिया। हम तो पहले ही जानते थे, इसलिए हमने जन्नत की हकीकत देखी है। इसीलिए मैंने कहा राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ी चीज सरकार है। विधानसभा में, लोकसभा में बहुमत है, बाकी योजनाएं तो आती जाती रहती हैं। जोशी जी गलत बात तो नहीं कहेगी। जिस दिन ये समझ में आ जाए कि ये योजना हम पर भारी, क्या बोले योजना तुरंत हटाओ, इसके कतई नामो निशान नेस्तनाबूद कर दो। नहीं, ऐसे उदाहरण मैं हर पार्टी की सरकार के दे दूंगा। जिस योजना से उनको लगा कि गुरु इस योजना ने तो डुबो दिया, बोले बंद कर दो तुरंत, इसके बिल्कुल अपोजिट वाली लाओ। जोशी जी। अमिताभ जी, जैसा कि आपने आज कहा है, ये खिड़की खुली है, और मैं कहूंगा इससे बड़ा शब्द की जाम वाली खिड़की खुली है। और जो जाम वाली जो खिड़की खुलती है वो एक हाथ से नहीं खुलती है। अगर हम विपक्ष के लोग अकेले वाहवाही लें, समाजवादी पार्टी अपनी अकेले वाहवाही ली, मुझे लगता है हम लोग न्याय नहीं कर पाएंगे। मैं आज गवाह इस बात का हूं कि मैं तीसरी डिबेट में ओपीएस के, TV9 के और हमारे देश के वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ जी भाई के शो में बैठा हूं, और आपने इस मुहिम को जो पैनापन दिया, मैं आपको साधुवाद, आपके चैनल को धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। और रही बात आज आपने जो आज देश में स्वघोषित आपातकाल, स्वघोषित अमृतकाल चल रहा है, तो उसमें हम देख पा रहे हैं कि पहले जब अमृतकाल नहीं था देश में तो पेंशनें लगातार कर्मचारियों को मिलती रही, लेकिन आज तो अमृतकाल है। आज तो पेंशन के अलावा भी कुछ मिल सकता है, क्योंकि भाई देश की 5वीं अर्थव्यवस्था जैसा सरकार कह रही है बन गई है। तो आज कर्मचारियों को वो सुख नहीं मिल पा रहा जो पहले मिलता था। तो ये तो कटघरे में है अमृतकाल देश का किस प्रकार का चल रहा है। तो मैं आपकी भावना से, जो आपने आज पूरा डिबेट का निचोड़ अमिताभ जी आपने दिया, मैं आपको पुनः जितनी बार आज साधुवाद को कम करूं, शॉर्ट शब्दों में आपने जो संदेश दे दिया आज के डिबेट का निचोड़ ये है कि देश की आप एक तरफ से बोलते हो कि 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई और तीसरी बनाने का संकल्प आपने ले रखा है। तो ये कर्मचारी कहाँ के हैं? ये भी तो भारत के ही नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। तो ये उनके साथ जस्टिफाई ये सरकार कब करेगी? हम और आप तो अपनी आवाज को उठाई रहे, और हम लोग जब तक आखिरी व्यक्ति को इसमें जस्टिफाई नहीं मिलेगा, समाजवादी पार्टी वहां करेगी। अवनीश पटेल जी, एक बड़ा, मैंने जब भी पेंशन पर बहस की, अनगिनत बहसें की, तो मैंने उस विषय को जरूर छुआ जिसको अभी विजय बंधु ने भी उठाया था। मेरा हृदय अंदर से द्रवित हो जाता है, आंख भर आती है जब मैं देखता हूं कि गरीब का बच्चा जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में है, आईटीबीपी में है, बीएसएफ में है, सीआईएसएफ में है, वो शहीद हो जाए तो वो पेंशन का हकदार नहीं। जी रहा है, चलो रिटायर हो जाए, कुछ आके कर लेगा, मान लीजिए शहीद ही हो गया। हम ऐसा क्यों, ऐसा इतना दरिद्र है क्या? हम इतने गरीब हैं? ऐसा तो नहीं है। सांसद विधायकों का के कुर्ते में कलफ तो कम नहीं हुआ। देश गरीब रहा चाहे अमीर रहा, यह हुआ कभी? उनकी कैंटीन में कभी टोस्ट बिना मक्खन के मिला क्या? नहीं। उनके गाड़ी घोड़े में कभी कमी आई? नहीं। फिर गरीब का बेटा, किसान का बेटा अर्धसैनिक बल में है, उसकी जिम्मेदारी उठाने को ये देश तैयार नहीं क्या? पटेल जी, हम उसको ये ब्रोशर पढ़ाएंगे उसकी विधवा को कि नहीं एनपीएस को समझो, इसमें बड़े बड़े विद्वानों ने ये लिख के दिया कि एनपीएस बहुत अच्छी है। ये तो तर्क ठीक नहीं। अवनीश जी। अमिताभ जी, देखिए, सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, जिस तरह से आप इस मुद्दे को संवेदनशीलता में ला दिए, पर आपकी बातों को सुन के किसी की भी आंखों में आंसू आ सकते हैं। वन रैंक वन पेंशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही दिया है। और जहां तक रही इन सारी, मैंने कहा ना, कुछ विषमताएं आ गई, चीजों में विषमताएं आ गई, एग्जीक्यूशन में विषमताएं आ गई, जो सरकारों ने उस पे ध्यान नहीं दिया, उन चीजों पे। उस वजह से जो विषमताएं, उसकी वजह से एनपीएस और ओपीएस का, और निश्चित तौर पर जैसे आपने कहा ना, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 30 सेकंड में किसान कानून खत्म कर दिए, तो 30 सेकंड में किसान कानून खत्म करते हुए उन्होंने कहा कि कानून अच्छे थे, हम जनता को अपनी बात समझा नहीं पाए, और उसके बाद अनेकों अनेक
जो एग्रीकल्चर के लोग थे, शिक्षाविद थे, उन्होंने उन कानूनों की जब समीक्षा करना शुरू किया तो उन्होंने लगा कि नहीं, ये कानून भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे थे, जरूरी थे। तो ऐसे ही कल को कोई जल्दबाजी का निर्णय। दूसरा, एक बड़ी बात यह है कि एनपीएस आने के साथ साथ जब हमने 8th पे कमीशन 7th पे कमीशन लागू किया, 7th पे कमीशन लागू करने से पहले जो तनख्वाहें 30,000 25,000 रुपए हुआ करती थी, वो सैलरी 80,000 तक पहुंची। कल्पना ये थी उसके पीछे, जो मैं समझ पाता हूं, कल्पना वो थी इसके पीछे, जिस तरह से एक प्राइवेट नौकरी करने वाला व्यक्ति अपनी सैलरी उतनी पाता है, उस लेवल पे उसकी सैलरी लेके आई जाए, और उसके साथ साथ उसकी जो बचत की स्कीम्स हैं, सरकार की बचत की स्कीमों के साथ साथ अपनी प्राइवेट स्कीमों की बचत में लगा के उस चीजों को, अपने पैसे को उस तरह से आगे बढ़ाता रहे। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। मुझे लगता है जब निश्चित तौर पर जब आप ये कहेंगे किसी से भी कि आपको पेंशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, निश्चित तौर पर मेरा भी यही मत होगा आपके साथ कि हाँ, पेंशन जरूर मिलनी चाहिए। जो व्यक्ति सेवा में रहता है, सेवा काल के बाद उसकी चिंता उसकी सरकार को ही करनी चाहिए। मैं आपके साथ इसमें 100% सहमत हूं। लेकिन एनपीएस के बाद एक मिनट जो पुरानी पेंशन स्कीम, अवनीश जी एक मिनट रुके, एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है। मजदूर, किसान, गरीब, इनसे कोई रेफरेंडम कराना बहुत कठिन काम है क्योंकि असंगठित है। ठीक, कर्मचारी तो सब ऑनलाइन है देश भर का, चाहे राज्य का हो चाहे केंद्र का हो। ऐसा फैसला जब आप लोग पार्लियामेंट में या विधानसभा में बैठ के कर लेते हो गुपचुप, उससे पहले रेफरेंडम क्यों नहीं करा लेते हो? क्यों नहीं सिर मत हिलाइए मित्र, क्यों नहीं हो सकता रेफरेंडम? मुझे बताइए ना, क्यों नहीं हो सकता रेफरेंडम? ये मैं समझ ही नहीं पा रहा। आपने इतना बड़ा शिफ्ट किया भारत ने कि पुरानी पेंशन व्यवस्था जिसमें दशकों से भारत रचा बसा था, आपने उसको खत्म किया और बोले अभी नई व्यवस्था देंगे। तो इसमें पूछा नहीं जाना चाहिए था क्या? ये मान लिया जाए कि नहीं, जो कह दिया वही फाइनल, बोले जाओ बना दिया कानून। आप कह रहे हो 20 साल से व्यवस्था नहीं सुधार पाए उसमें, और मैं कह रहा हूं 20 साल से कर्मचारी ने मन से इसको स्वीकार नहीं किया, 20 साल से आंदोलन में, फिर योजना कैसी क्यों चले? ये प्रश्न है ना। अगर 20 साल से आप कर्मचारी को सहमत नहीं करा पाए तो उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए तो इंतजार में। अभी हरकिशोर तिवारी बता रहे थे, विजय बंदूक पास भी उदाहरण है, किसी को 600 रुपया मिला, किसी को 800 रुपया, किसी को 1200 रुपया। इतनी अच्छी पेंशन व्यवस्था है ये, इसको लोकसभा विधानसभाओं में तुरंत लागू करिए, विधान परिषदों में। और जो पोस्टमैन है, प्राइमरी स्कूल में टीचर है, उसको वही पुरानी दे दीजिए जो आपकी दृष्टि में गई गुजरी व्यवस्था है, खराब, वो खराब में मस्त है। विजय बंधु जी, ठीक बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने सही कहा। सर यहाँ 2 बातें होती है। एक तरफ हम तीसरी अर्थ महाशक्ति बनते हैं, आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं, तो जब आर्थिक महाशक्ति बने तो हम भी दूषित पार्ट हैं, तो हमारा उसमें भाग नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ जब पेंशन देना होता है तो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। 2 तरह की बातें, 2 विसंगतियों में किया जाए। दूसरी चीज सर, अब देखिए 20 साल हो गए हैं, अब ये नहीं कह रहा कि एनपीएस में क्या है, ओपीएस में क्या है। सर आज उदाहरण है, 700, 800, 1500, 1200 रुपए मिल रहे हैं, ये उसी एनपीएस के आपकी व्यवस्था से निकल के आ रहे हैं, हमारी कोई व्यवस्था नहीं है। आप उनसे मिल लीजिए। मैं तो अवनीश भाई से कहता हूं कि आप चाहिए तो लखनऊ में 20-50 को हम आपके साथ बैठा दें, जिनका 800 मिल रहा है, 1200 मिल रहा है। और मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश लोक भवन सचिवालय की बात मैं करूं, अभी मैं एक दिन सचिवालय गया तो 2-3 लोग वहां मिल गए, कहें सर हमारा तो 2.5-3 लाख रुपए जमा हुआ एनपीएस में, वो भी नहीं मिला, पेंशन भी नहीं मिली, आज तक पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा। ये मुख्यमंत्री लोक भवन की कार्यालय की बात बता रहा हूं। 3-4 लोग मिले और वो भी उसी तरह वंचित हैं कि सर क्या होगा। तो अब ये सवाल नहीं है। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि आपकी डबल इंजन की सरकार है, माननीय मोदी जी वहां पर, योगी साहब यहां पे हैं, और योगी और मोदी साहब अगर मिल जाएं और बात कर लें तो एक पूरे देश के लिए एक नजीर पेश हो जाए और केंद्र सरकार इसको लागू कर दे। अब कितनी दिन और संघर्ष करना होगा, कितना दिन और आंदोलन करना चाहते हैं और कितना कराना चाहते हैं, ये भी एक विषय है, और उससे भला देश का नहीं है। मैं इस बात को, अगर एक शिक्षक सर, एक शिक्षक, एक सफाई कर्मचारी, एक डॉक्टर, एक नर्स है, अगर इस टेंशन में है कि हमारे बुढ़ापे का क्या होगा, तो उनके कहीं न कहीं सेवा भाव में उनको भी कहीं न कहीं तकलीफ, पीड़ा रहती है, और तब और फर्क पड़ता है। ठीक है विजय बंधु, रुकना होगा। हरकिशोर तिवारी जी, मसला वही आकर खड़ा होता है कि भाई अभी योजना के कील कांटे दुरुस्त कर रहे हैं, योजना अच्छी है, ठीक। मुझे लगता है कि राज्यों में संघर्ष से ये राज्य मान भी जाएं, उससे कोई तात्विक फर्क नहीं आएगा। दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है वाला भाव तो है
कि भाई राजस्थान ने घोषणा कर दी, पंजाब ने कर दी, हिमाचल ने कर दी, लेकिन जब तक केंद्र की स्वीकृति नहीं होगी, केंद्रीय स्तर पर कानून नहीं आएगा, तब तक चूंकि जो जमा है पैसा वो राज्यों को मिलेगा नहीं बिना केंद्र की अनुमति के। तो कोई भी राज्य सरकार, वो उत्तर प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, पेंशन दे ही नहीं पाएगी। तिवारी जी, हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें असर पड़ता है, जैसे स्टेट बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश अपना है, इसी तरह के अगर प्रयास सारे प्रदेशों में करेंगे लोग, इसी टाइम पे भी इलेक्शन के टाइम पे आपने देखा कि 2018 में बड़ी हड़तालें की हम लोगों को, दिल्ली पे 14% सरकार ने किया था, 10 से 14% बढ़ाया था, तब सब लोग लगे थे इसमें। और ये उत्तर प्रदेश में ही चुनाव था उस टाइम पे, तब उन्होंने ही कराया था कि भाई चलिए 14 करके हम देख लेते हैं क्या होता है। हम लोगों ने फिर आंकड़े देख 14 में कोई भला हमारा नहीं हो रहा है, हमारा पैसे ही ठीक से नहीं लगाया जा रहा है। तो ये बराबर चलता रहना चाहिए, लेकिन केंद्र ने भी पहल तो की, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि वो अभी पहल के आगे नहीं आ रही है। एक छोटा सा आदेश उन्होंने 1 साल पहले कर दिया जब हड़तालें शुरू हुई थी बड़ी सी, शिवपाल मिश्रा जी रेलवे और उनका टेस्ट सभी लोगों को मिला के सब किया था, और सभी लोगों ने पूरे प्रदेश के देश के सभी लोगों ने हड़तालें करो कब या बड़े बड़े कार्यक्रम देना शुरू किया, तो दबाव पड़ा तो उन्होंने एक छोटा सा आदेश जारी कर दिया।